नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, तो ये कम्स अंडर किसके अंडर आते हैं। तो बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 32 है, वहीं पर जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है। अच्छा, अगर बात करें आर्टिकल नंबर 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, यहाँ पर 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। ये सारी की सारी रिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते तो किस आर्टिकल के तहत तो अपने रिट को जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है, वहाँ पर किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप आर्टिकल नंबर 226। तो आर्टिकल नंबर 32 में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226। दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान के क्या कहा जाता है। तो इस आर्टिकल को भारतीय संविधान के लिए जो भीमराव जो अंबेडकर थे, उनके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए ये बताए गए हैं। अगर आप भी एचपी टेट नवंबर में क्वालिफाई करना चाहते हो और हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि जो क्लास लाइव मिलने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, और साथ में टेट वाले जो हमारा बैच है उसके साथ आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, तो अगर आप हमारे बैच के फ्री हैंड रिटन नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। और इस नंबर पे आपको जो है यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अगर आप हमारा बैच लेते हैं, आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं, और साथ में आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, जहाँ से हज़ारों बच्चे अपने एचपीटेट परीक्षा को पहले भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, वापस आते अपने टॉपिक पे। मैंने बोला कि जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 32 के तहत आते हैं। अच्छा, बात करें कौन कौन सी रिट इसके तहत जारी की जा सकती है। तो पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट है आपका परमादेश। कौन सी है? परमादेश, जिसको बोला जाता है मेंडमस। क्या बोला जाता है? मेंडमस। तीसरी रिट है आपकी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा बोले तो क्यू वारंटो, तो ये भी एक प्रकार की रिट है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सी रिट नहीं है। चौथी है हमारी उत्प्रेक्षण। उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण को इसको सैनिटरी बोला जाता है। और पांचवी है प्रतिषेध। प्रतिषेध बोले प्रोहिबिशन। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। तो याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध। तो हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यू वारंटो, सैनिटरी और आपका प्रोहिबिशन, ये सारे के सारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। आप बोलोगे कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से लिए गए हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो भारत का संविधान है इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 होते थे। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जिसका नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अब क्या बनाया गया? इस मौलिक अधिकार को अब जो है वो क्या बनाया गया? एक लीगल राइट बना दिया है, और 300 के 1 में इसको डाल दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये दोबारा किसी क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन आया है, और जो बार बार आ रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में इसी टेट वाले सीरीज में आपको सेम क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है ना, वो 7वां नंबर है। कौन सा है? 7वां नंबर। और आपको पता होना चाहिए ये कैसे याद करना है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको देता हूँ। रुक चीन अब आ भारत। क्या बोलेंगे? रुक चीन अब आ भारत। अच्छा, ये ट्रिक कैसे है? तो रुक से बोलेंगे नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चीन, 4 पे अमेरिका,
5 पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। तो आपको ये याद रखना है, क्या ट्रिक बोली, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक से बोलेंगे रूस से रूस, क से कनाडा, चीन आपका तीसरा नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। अब बोले चौथा और पांचवा, चौथे पे आता है आपका अमेरिका और पांचवें पे आता है ब्राज़ील। और अगर बात करें आपकी आ से आ भारत, तो आ छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आपका भारत देश आता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको हर एक देश याद होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। भारत का कौन सा नंबर आता है ये आपको याद रखना है। भारत से पहले आपका पाँचवें पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। अगला क्वेश्चन है कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू, अस्पृश्यता का अंत इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है। देखिए, छुआछूत का अंत भारतीय संविधान में बताया गया है कि किसी भी जाति धर्म के साथ आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर जो 17 है भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद नंबर 17 है वो इसी की बात करता है। किसकी बात करता है, छुआछूत की बात करता है। अच्छा, बात करें आपका अनुच्छेद नंबर 16 क्या बात करता है, 15, 16, 17, 18 चारों की बात करते हैं। 17 तो है आपका छुआछूत से संबंधित। 15 की बात कर लेते हैं। अगर 15 पूछा जाएगा तो 15 में बोला गया है धर्म जाति के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। आप जो है किसी भी धर्म के आधार पर, किसी के साथ जाति के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं कर सकते कि तू तो उस जाति का है, तू तो उस धर्म का है। सभी धर्म समान है भारत में, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा अनुच्छेद 16 में अफसर की समानता, इसको नौकरी में समानता भी नॉर्मल भाषा में कहा जाता है। तो नौकरी की समानता भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो बोलेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 16 जो है वो नौकरी में समानता की बात करता है। तो नौकरी में समानता की बात करें तो नौकरी में समानता सभी के लिए समान अवसर है। आप ये नहीं है कि आप तो डॉक्टर के बेटे हो, एक मंत्री का बेटा है, एक किसान का बेटा है। सभी के लिए नौकरी में समान रूप से नौकरी मिलने वाली है सभी लोगों को। नौकरी में समानता सभी को है। अगली बात है आपका अनुच्छेद नंबर 18। इसमें बोला गया उपाधियों का अंत, मतलब कि उपाधियों का अंत यहाँ पे, तो ये बहुत बार अब ट्रेंड में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन कि उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये 18 में है। भाई देखो, आर्टिकल 19 की भी बात कर लो। आर्टिकल 19 कोई छोटा आर्टिकल नहीं है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 से 22 इसकी बात की गई है आपकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद जो 19 है ना, वहाँ पे 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ये भी आपको याद रखना है। 6 प्रकार की कौन कौन सी है, तो 19 के एक में है बोलने की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19 के क में क्या बोला गया है, तो बोलने की या भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है, अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो 19 के 2 में क्या बोला है, एक जगह इकट्ठे होने की भी आज़ादी की स्वतंत्रता है। तो एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता 19 के 2 में है। 19 के जो 3 है, 19 के 3 में बोला गया सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता। तो सभा व समूह है, सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल नंबर 19 के 3 में है। नंबर 4 में है घूमने की आज़ादी। क्या है कि आप कहीं भी इधर उधर जा सकते हो। आप यूपी के हो, आप हिमाचल में चले जाओगे, आपको ये नहीं बोल सकते क्यों जा रहे हो। भाई घूमने की आज़ादी, या भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो, फिर घूम सकते हो, तो वहाँ पे निवास भी कर सकते हो। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता ये 19 के 5 में। और 19 के 6 में जो है वो क्या है, आपकी आजीविका का अधिकार। आप कहीं भी रह सकते हो, आपके पास आजीविका का अधिकार है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता 19 आर्टिकल नंबर 19 में बताई गई है, जो कि मैं एक एक करके आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो जो पहली लोकसभा भारत में हुई थी उसके स्पीकर कौन है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो पहली लोकसभा थी उसके जो पहले लोकसभा जो स्पीकर थे वो थे आपकी जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। भाई गणेश वासुदेव मावलंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। लेकिन क्वेश्चन परीक्षाओं में कभी ये पूछा जाता है भारत की उस लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। तो भारत की पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार।
तो ये मीरा कुमार का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। अगर तो पहले पूछा जाएंगे तो गणेश वासुदेव मावलंकर है, और अगर बात करें पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष की तो वो है मीरा कुमार। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन का परीक्षाओं में ये भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत की बात करें तो भारत के वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ये भी आपको याद रखना है। तो ओम बिरला क्या है? लोकसभा के आपके क्या है? लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। अच्छा, बात करें लोकसभा के अध्यक्ष का मत कैसा होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका मत होता है निर्णायक मत। क्या होता है? निर्णायक मत। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होगा वो निर्णायक मत होगा। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा इसका जो मत होगा वो निर्णायक मत होगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसका मत तो निर्णायक होगा, लेकिन दूसरी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारत का वो कौन सा लोकसभा अध्यक्ष है जो कि भारत का जो है वो क्या रह चुका है, प्रेसिडेंट भी रह चुका है। तो भारत के ऐसे अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुन रहे हो ना। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो कि भारत की छठे राष्ट्रपति बने थे। कब से कब तक? 1977 से 1982। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो कैसे बने थे, ये जो कि निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का जो जॉइंट सेशन होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 108 संसद के संयुक्त बैठक की बात करता है। संसद की संयुक्त बैठक की बात करता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो बुलाता तो राष्ट्रपति है। ये बात तो आप ध्यान से सुन लेना, बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इस बैठक की को जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? बुलाया राष्ट्रपति ने, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है। ये भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। इनको जो है बहुमत के द्वारा चुना जाता है, जैसे कि मेजोरिटी आती है वैसे इनको चुना जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखो, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज सारे आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन अब पेपर का लेवल आ रहा है भाई, थोड़ा सा हाई आ रहा है। इसकी जो यहाँ पे थीम थी 2025 में वो थी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम। मुख्य थीम यहाँ पे बताई जा रही थी। कार्रवाई में तेजी लाना भी इसकी अन्य महत्वपूर्ण थीम थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस बात को आपने याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि कुछ मार्च वाले याद करवा दो, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ वो याद करा रहा हूँ जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और टेट परीक्षाओं में खासकर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मई कि 8 मई को क्या मनाया जाता है। तो 8 मई की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। यहाँ से एक क्वेश्चन ये समझ लो, पेट समझ लो कि आएगा ही आएगा भाई। आपको ऐसा पेपर में नहीं होने वाला है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका एक और है, एक दूसरा कौन है? दूसरा जो आपका है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के बाद बहुत बार पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। हर एक बात देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी ज़्यादा बातें आप याद रखोगे ना उतनी ज़्यादा बातें आपको क्लियर होने वाली। देखो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर बात जो है वो बनने वाली नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा बात बनने वाली। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल लिख लेना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका सीधा सीधा आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस
10 जनवरी। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत बार टेट में आया है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय थल सेना दिवस जो है वो आपका आपका कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी, ये भी देखो इम्पॉर्टेंट है आपका, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत इम्पॉर्टेंट है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सारी उंगलियां घी में है। आपको पढ़ाने वाले जो टीचर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन लपेट दे रहे हैं। आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आप क्यों कोशिश नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हो। ये परीक्षा कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है एचबी टेट की, आपको ये हर एक बात याद रखनी है। बहुत बार आपसे टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका यूनेस्को डे कब मनाया जाता है, विश्व विरासत स्थल दिवस जिसको आप बोलते हैं। तो भारत में जो यूनेस्को डे मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी के सारे क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक एक करके बहुत डिटेल से याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए 2 प्रकार की रेखा होती है, एक होती है लैटिट्यूड लाइंस, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन। दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों बातें देखो परीक्षाओं में काम आने वाली है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की, अगर बात करें 2 प्रकार की रेखा होती है, एक होती है पूर्वी गोलार्ध। देखो ग्लोब पर 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूरब से पश्चिम, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। एक होती है आपकी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 ग्लोब पर, और अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। वैसे तो 180 होती है, लेकिन एक होती है भूमध्य रेखा जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। तो 2 प्रकार की रेखा होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या तो होती है 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अब इनको और डिटेल से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ देशांतर रेखाओं की, तो सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है कि जो 2 देशांतर रेखाएं होती है उनके बीच जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, तो उसको जो है वो गोरे कहा जाता है। तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है ना, उसको गोरे कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच कितनी दूरी होती है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। ये भी बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आप ये बताइए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं जीएमटी रेखा, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीएमटी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसको बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है उसको गोरे बोलते हैं, ये आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा का जो समय की गणना में जब हम करते हैं कितना मतलब होता है। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब 4 मिनट होता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब 4 डिग्री है। कोई देश 10 डिग्री पूरब में होगा तो उसका समय चल रहा होगा कितना आगे, पूरब में जितने भी देश पूर्वी देशांतर में उनका समय आगे चल रहा है, और जितने पश्चिम में होंगे उनका समय पीछे चल रहा है। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट है, तो 10 डिग्री का होगा 40 मिनट। तो ये आपको याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 360 टोटल देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी पर, इस बात को आपने याद रखना। और अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी की बात हो रही है, भारत के किस जगह से गंगा नदी नहीं गुजरती है। देखो यूपी से भी जाएगी, बिहार से भी जाएगी, वेस्ट बंगाल से भी जाएगी, लेकिन हरियाणा से जो गंगा नदी है वो नहीं बहती है। इस बात को आपने याद रखना। अब आप बोलेंगे कैसे कैसे आपको पता है। अब जब मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो गंगा नदी है वो भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से, मात्र और मात्र भारत की 5 राज्यों से गंगा नदी बहती है। 3 तो आपने यही देख लिए। कहाँ से, कैसे कैसे, तो उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तराखंड से यूपी में जाएगी, यूपी से बिहार में, बिहार से झारखंड में जाएगी थोड़ी बहुत, और झारखंड के बाद कहाँ पे चले जाएगी, वेस्ट बंगाल में चले जाएगी। गंगा नदी का उद्गम 2 नदियों से होता है,
एक नदी आती है सतवत हिमानी से, एक आती है आपकी गंगोत्री हिमानी से। तो एक आती है भागीरथी नदी, एक आती है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है देवप्रयाग, और इसी देवप्रयाग में होता है फिर उद्गम गंगा नदी का। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बोलेंगे गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई 25 है, तो आप ये भी बता दीजिए कि जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना जो है वो क्या है? यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। और यमुना और गंगा का जो संगम है वो कहाँ पर होता है? प्रयागराज। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सोन और गंगा का संगम कहाँ होता है? तो सोन नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है वो होता है पटना में। कहाँ पर होता है? पटना। और पटना जो शहर है वो बिहार की राजधानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्रम, और इसी पाटलिपुत्रम में किसका जन्म हुआ था? मैं पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, गुरु गोविंद सिंह। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।